हेलो एंड वेलकम। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एक इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट का नाम है। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा इकोलॉजिकल मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं नेचर में, जो मैंने आपको पहले भी बताया है 1.7 मिलियन स्पीशीज़ हैं और उनमें ह्यूमन बींग्स जो है ये सिंगल स्पीशीज़ है। तो ऐसी ही 1.7 मिलियन स्पीशीज़ हैं। तो ये 1.7 मिलियन स्पीशीज़ जिसमें एनिमल्स आएंगे, जिसमें प्लांट्स आएंगे, जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आएंगे, प्रोटिस्ट्स आएंगे, प्रोटोजोअन्स आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं फिर ये एक इंटरेक्शन दिखाते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, वाटर के साथ, एयर के साथ, सॉइल के साथ। और ये इन्वायरमेंट यानी जो सराउंडिंग्स, जो कंडीशंस, सर्कमस्टेंसेस एक ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती हैं और इसके बाद ये इंटरेक्शंस जो होते हैं बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ या अपने इन्वायरमेंट के साथ, तो एक इंटरैक्टिव यूनिट बनता है जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं, राइट। अच्छा, फिर इस इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। कैसे लिंक्ड हैं? हर कोई अपनी फूड नीड्स, अपनी एनर्जी नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहता है, ठीक है ना। इसलिए किसी न किसी रूप से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, लिंक्ड है, कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो नेचर में हो रही हैं, इस बायोस्फीयर में हो रही हैं। तो यहाँ पर एज इकोलॉजी स्टूडेंट, एज साइंस स्टूडेंट आपको टर्म्स कुछ समझनी पड़ेंगी। पहली, इन्वायरमेंट, ठीक। आपको समझना पड़ेगा इकोसिस्टम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस इकोसिस्टम में जो एनर्जी का ये कार्यक्रम चल रहा है, ये जो ये ट्रांसपोर्ट एनर्जी का या ट्रांसफ़र एनर्जी का चल रहा है, एनर्जी चेंज या एनर्जी ट्रांसफ़र, ठीक, आपको ये समझना पड़ेगा। और फिर एक ये जो आपको इकोलॉजिकल सर्विसेज, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। इकोलॉजिकल सर्विसेज, तो जिस इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट की मैंने बात की थी स्टार्ट में, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, इट ऑल, आप बुक्स में देखेंगे, एनसीईआरटी पे भी है ये। इट ऑल मीन्स इनके जो बाकी साथी थे, इन्होंने एक कैलकुलेशन की, एक रिसर्च की, और रिसर्च से पता चला कि जो नेचर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो आपका इन्वायरमेंट है, आपके इकोसिस्टम्स हैं, आप इन इकोसिस्टम्स में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, या जो इनमें फूड चेन्स हैं, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और खुद तीसरे ऑर्गेनिज्म का गुज़ा बन जाता है, ईटिंग एंड बीइंग ईटन। फिर बहुत सारी फूड चेन्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, फूड वेब्स बनाते हैं, ठीक है ना। और इस पूरे बायोस्फीयर में, इस पूरे इकोसिस्टम्स में आपको एक सर्विस मिलती है, ठीक है ना। सर्विस क्या मिलती है आपको? देखिए, हम उसको पैसों में, करेंसीज में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन एक इस पे कैलकुलेशन की गई है इन साइंटिस्ट्स या इन इकोलॉजिस्ट्स के द्वारा, एक कैलकुलेशन। और इन्होंने कहा कि 33 ट्रिलियन डॉलर्स आपको ये आपका इन्वायरमेंट या आपके इकोसिस्टम्स जो हैं ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी जिनकी कीमत 33 ट्रिलियन डॉलर्स के लगभग वो है। जबकि अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी देखेंगे, ग्लोबल जिसको आप मेजर करते हैं जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है इट इज 18 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है, एनुअली। और जबकि आपका इकोसिस्टम्स, आपका इन्वायरमेंट आपको 33 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये बात फिर अलग है कि हम हर एक चीज़ को इसमें काउंट नहीं कर सकते, उसको करेंसी में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, या हम उसको करेंसीज में मेजर नहीं कर सकते। जो आपको प्लेजर मिलता है, जो आपको खुशी मिलती है, जो आपका वो एम्यूजमेंट
आपको मिलता है, या नेचर को देख के यू फील प्रेटी, यू फील जॉयस, ठीक, तो उस चीज़ का आप पैसे में तो तोल नहीं सकते, करेंसीज में तो तोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक रफ एस्टिमेशन, एक कैलकुलेशन की गई है और वो लगभग 33 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है, ठीक है ना। तो आपको अब ये समझना है इन्वायरमेंट क्या चीज़ है साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में, इकोसिस्टम क्या है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होता है, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, और एग्ज़ाम व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की है जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और एग्जाम से रिलेटेड कुछ फ्लैश पॉइंट्स भी देखेंगे, ठीक है। एंड आई होप यू विल एंजॉय इट एंड वी विल टुगेदर लर्न। थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू हैव इन्वायरमेंट, यू हैव इकोसिस्टम, फूड चेन एंड फूड वेब। तो ये चीज़ें जो हैं, ये टर्म्स जो हैं, ये पहले हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कहाँ पे क्वेश्चंस रेज होने के चांसेस हैं, राइट। तो इन्वायरमेंट देखिए, आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 1.7 मिलियन स्पीशीज़ मैंने पहले ही आपको बताया है, तो उसमें ह्यूमन बीइंग्स जो है वो भी एक स्पीशीज़ हैं। तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो चीज़ों से घिरे हुए हैं, एक हमारी सराउंडिंग्स और दूसरा कंडीशंस। सराउंडिंग्स में क्या आता है, सराउंडिंग्स में हमारे इर्द गिर्द जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आएंगे, राइट। जैसे हमारे एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं या फिश हैं या जो प्लांट्स हैं वो बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे या बायोटिक पार्ट में आएंगे। और बायोटिक का क्या मतलब होता है, लिविंग, बायोटिक रेफर्स टू लिविंग, राइट। एंड इसी तरह से आपके पास एबायोटिक है, एबायोटिक में क्या आएगा, एबायोटिक में आपका विंड आएगा, एयर आएगा, सॉइल आएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एबायोटिक, ए का मतलब ही होता है यहाँ पर विदाउट बायोटिक मीन्स जो लाइफ पोजेस एज सच नहीं करते होंगे। और उसके बाद कंडीशंस में टेम्परेचर, देखिए कोई जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोल्डेस्ट टेम्परेचर्स में सर्वाइव करते हैं, या इसी तरह से रेनफॉल, ठीक है, ये भी एक कंडीशन है, या ह्यूमिडिटी, ये एक कंडीशन है। तो जो ये सराउंडिंग्स और कंडीशंस, सराउंडिंग्स एंड कंडीशंस in which a person, animal or a plant lives or operates, that's called an environment. या आप सीधे वर्ड्स में ये भी याद रख सकते हैं, the state of being environed, state of being environed, environed का मतलब ये होता है surrounded, समझ रहे मेरी बात। तो उसके बाद इकोसिस्टम पे चलते हैं। देखिए भाई, इकोसिस्टम का क्या मतलब है, ये एक इंटरैक्टिव यूनिट है, दिस इज एन इंटरैक्टिव यूनिट, इंटरैक्टिव यूनिट। और इंटरैक्टिव यूनिट से क्या मीनिंग निकलता है, इंटरैक्टिव यूनिट से आपके पास एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, लिविंग और माइक्रोब्स हैं, ठीक है, वो एक फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए, सो वी इंटरैक्ट विद वाटर। हमें ज़िंदा रहने के लिए बाकी जो एनिमल्स हैं, जिनको हम, कुछ एनिमल्स को जिन्हें हम एज फूड इस्तेमाल करते हैं, तो उनके साथ इंटरैक्शन है, ठीक है ना। तो ये इंटरैक्टिव यूनिट जो बनता है इन्वायरमेंट में, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच, दिस कॉल्ड एज इकोसिस्टम। अब डिपेंड करता है ये इकोसिस्टम जो है ये कहाँ पे ऑपरेट करता है। इफ़ इट ऑपरेट्स ऑन लैंड, राइट, इफ इट ऑपरेट्स ऑन लैंड और इट ऑपरेट्स इन वाटर, तो अकॉर्डिंगली आपके पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, आपके पास एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये दो बनते हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी जो लैंड पे ऑपरेट करता है, टेरेस्ट्रियल, तो याद रखिएगा टेगा इकोसिस्टम है जो नेचर के 29% लाइफ फॉर्म्स को संभाले हुए है, ठीक है ना। तो इसको हम मानते हैं दिस इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन लैंड, टेगा। तो ये आगे मैंने लिखा हुआ है। तो उसके बाद वाटर जो है आपका, वाटर, ओशंस जो है ना, याद रखिएगा ओशंस जो है नेचर में सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, ठीक है। और इकोसिस्टम किस साइंटिस्ट ने, इकोलॉजिस्ट ने कॉइन की थी, सर आर्थर टेंसली, ये याद रखना, इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बाद इकोसिस्टम कंपोनेंट्स की बात करें तो अभी बता रहा था मैं, इकोसिस्टम में दो किस्म के कंपोनेंट्स देखे जाते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट और एक एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे प्रोड्यूसर्स, इसमें आएंगे कंज्यूमर्स, इसमें आएंगे डिकम्पोजर्स। और इस पर मैंने
एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक कुछ देखा था कि जो इन इकोसिस्टम है, डज इकोसिस्टम कंटेन, ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये ऐसे ही तीनों ऑप्शन से आगे जाकर मैं क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा। तो बायोटिक प्रोड्यूसर होते हैं कुछ प्लांट्स, नॉट कुछ प्लांट्स बल्कि सभी प्लांट्स, ठीक है। और ये जो है आपके और बैक्टीरिया, ये भी याद रखिएगा, बैक्टीरिया भी इसमें आते हैं, बैक्टीरिया भी हैं, सम बैक्टीरिया एंड प्लांट्स, ये प्रोड्यूसर्स में आएंगे। फिर कंज्यूमर्स में हम लोग आते हैं जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं अपनी एनर्जी, फूड नीड्स पूरी करने के लिए। फिर डिकम्पोजर्स आते हैं। तो कंज्यूमर्स में आप देखेंगे हर्बिवोर्स हैं और कार्निवोर्स हैं, और क्या है यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्निवोर्स या टर्शरी कंज्यूमर्स हम इनको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप एज सच दिमाग में इस आउटलाइन को, इस टेबल को आप देख लेंगे। तो यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है, इसमें एयर आएगा, इसमें वाटर आएगा, सोलर रेडिएशंस ज़रूरी है, टेम्परेचर और सॉइल। तो दीज आर इकोसिस्टम कंपोनेंट्स, ओके। तो आगे जाते हैं। स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम, इसमें दो चीज़ें हैं याद रखना, स्पीशीज कंपोजिशन और स्ट्राटिफिकेशन। स्पीशीज कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोबियल स्पीशीज प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। पहले बात की हमने स्पीशीज कंपोजिशन। एंड देन स्ट्राटिफिकेशन, इट रेफर्स टू द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इन द इकोसिस्टम, ठीक है। हर कोई जो स्पीशीज है वो एक ही लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करते, वो डिफरेंट लेवल्स पे एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसी एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप तय करेंगे, जब आप डिसाइड करेंगे, तो वो बन जाता है इकोसिस्टम की स्ट्राटिफिकेशन, ठीक है जी। उसके बाद आएंगे हम फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम पे। देखिए जी, इकोसिस्टम की ये मेन फंक्शंस है प्रोडक्टिविटी, राइट, बायोमास प्रोडक्शन, जो ये आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स प्लांट्स मेनली, वो क्या काम करते हैं? वो सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के बाद वो वहाँ से फूड दे देते हैं हमें, और वो फूड जो है वो प्रोडक्शन है, ठीक है। इसी तरह से डिकम्पोजिशन इकोसिस्टम की फंक्शन है, एनर्जी फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी दिया हुआ, ये इकोलॉजिकल सर्विसेज या इकोसिस्टम सर्विसेज 33 ट्रिलियन US डॉलर्स से रिलेटेड, जैसे मैंने अभी बताया था आपको इसी सेशन में कि जो ये था रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, उसने ये इटॉल यानी उसके बाकी जो साथी थे उन्होंने ये एस्टिमेशन दी थी, कैलकुलेशन दी थी। और ग्लोबल GNP जो है वो 18 ट्रिलियन के आसपास है। तो इसका मतलब है कि इकोसिस्टम आपको डबल देन व्हाट द होल वर्ल्ड, व्हाट द होल ग्लोब प्रोड्यूसेस एनुअली, ठीक है, उस हिसाब से। तो आगे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये फूड चेन है। फूड चेन को समझिए सिंपल वर्ड्स में, आपके पास प्लांट्स हैं, दिस अ प्लांट, राइट, एंड इट्स प्रोड्यूसर बिकॉज इट कैप्चर्स सनलाइट, ओके। देन देयर इज ग्रासहॉपर, इट डिपेंड्स अपॉन द प्लांट, राइट, टू सेटिस्फाई इट्स नीड्स, फूड नीड्स ऑफ कोर्स। तो ये बनता है प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फ्रॉग है, ठीक है। फ्रॉग इस पे डायरेक्टली डिपेंड करती है अपनी फूड नीड सेटिस्फाई करने के लिए ग्रासहॉपर पे, ठीक है। अब देखिए, ग्रासहॉपर ने प्लांट को खाया, ठीक है, और ग्रासहॉपर को खाया किसने? फ्रॉग ने। तो ये हो गया ईटिंग, राइट, दिस इज ईटिंग, इसने खा लिया घास, और यहां पर ये हो गया बीइंग ईटन, बीइंग ईटन। सो द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज फूड चेन। और ये फूड चेन जो है ना, ये लैंड पे भी ऑपरेट करता है, और ये फूड चेन्स जो हैं ये वाटर में भी ऑपरेट करते हैं। और ये फूड चेन्स जो है ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे भी ऑपरेट करते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपका टाइप ऑफ फूड चेन क्या है। तो यहाँ देखिए, एक है आपका ग्रेजिंग टाइप फूड चेन और दूसरा है आपका डिट्रिटस टाइप फूड चेन। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो इसमें है, ग्रेजिंग टाइप है, वो सोलर एनर्जी है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर दिखाया था, ठीक है जी। ये ग्रेजिंग टाइप ही है। अच्छा, उसके बाद आएगा यहाँ पर आपका इसमें डिट्रिटस फूड चेन में क्या होता है? डिट्रिटस होता है प्राइमरी जो सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, अब समझ लीजिए ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है जैसे अभी आपने ये फूड चेन देखा था यहाँ पे, ठीक, इस फूड चेन में जो हर कोई लेवल है, ये जैसे ये एक स्टेज है, ये एक स्टेज है एनिमल का, ये दूसरा स्टेज है, ठीक है ना।
ये यहाँ पर भी ये भी एक स्टेज है। जो ये डिफरेंट लेवल्स है ना फूड चेन में, जो ये डिफरेंट लेवल्स एग्जिस्ट करती हैं, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या होती है, हर्बिवोर्स, और यहाँ पर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या होती है, डिट्रीवोर्स, राइट। तो देख सकते हैं आप, ये आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये। अच्छा, साइज, हाँ, ग्रेजिंग फूड चेन स्मॉल लॉन्ग साइज्ड होता है और डेट्रिटस फूड चेन स्मॉल साइज्ड होता है। तो ये जो ये टाइप साइज, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल उस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आगे देखिए, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, जैसे द मैन, हाँ, यस, द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इन, ये इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इन साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दूसरा फ्लो ऑफ एनर्जी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, अभी आपने देखा इट्स बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, विच वंस ऑकर एट द सेम ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल मैंने अभी आपको समझाया, ट्रॉफिक लेवल का क्या मतलब होता है, स्टेज जो फूड चेन में आप ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंट स्टेजेस, और उन डिफरेंट स्टेज को आप ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं। यहाँ देखिए, क्राउ एंड काउ, डू दे ऑकर एट द सेम स्टेज, नो। स्नेक एंड अर्थवर्म, नहीं, क्योंकि स्नेक अर्थवर्म को खाता है, तो ये एक ही स्टेज पे, एक ही ट्रॉपिक लेवल पे नहीं एग्जिस्ट कर सकते। टाइगर एंड वाइल्ड बोर, नेवर। डियर एंड बी, यस, ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। कैसे करेक्ट ऑप्शन है, डियर भी प्लांट्स को खाता है और बी भी प्लांट्स पे ही प्लांट का जो नेक्टर है उस चीज़ पे डिपेंड करके अपनी फूड नीड्स पूरी करता है। दैट मीन्स दीज टू दे एग्जिस्ट एट द सेम ट्रॉफिक लेवल। अच्छा, एक और चीज़, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूड, बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या आएगा उसमें, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो देयरफॉर दे आर इन द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। आगे देखिए, ड्राइविंग फोर्स फॉर एन इकोसिस्टम इज, ठीक है, एक इकोसिस्टम को कौन ड्राइव करता है, कौन इसको चलाता है, इट्स ऑलवेज सोलर एनर्जी, दिस द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, देयरफॉर इट रन्स एवरी इकोसिस्टम। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम पॉइंट्स, हु कॉइनेड द टर्म फूड चेन, इट्स Charles Elton. Coined the term food web, Charles Elton again. 10% law was given by its Landman. देखिए 10% लॉ क्या है, आपके पास जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में, ये इकोसिस्टम है आपका, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो जो होता है एक लेवल से दूसरी लेवल, राइट, दूसरी लेवल से तीसरी लेवल, ऐसे ही होता है ना, यस। तो एक्चुअली किस चीज़ के लिए होता है ये इकोसिस्टम में ये एनर्जी फ्लो, जो ये फूड चेन बनता है, अपनी फूड नीड्स पूरी करनी है ऑर्गेनिजम्स को, तो इस चीज़ के लिए एक लेवल से दूसरी लेवल सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है, दैट्स कॉल्ड एज लिंडमैन्स 10% लॉ। अक्सर पूछा जाता है, द स्टेट्स ऑफ फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन बाय एजी टेंसली, दिखाया मैंने। नेम द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, जी ये याद रखिएगा, अल-अज़ीज़िया लीबिया में ये प्लेस है, ये जगह है, तो दिस द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। यहाँ पर इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि आपने अबायोटिक फैक्टर्स में देखा टेम्परेचर, हैं, तो ये पता होना चाहिए कोल्डेस्ट कहाँ पर है, हॉटेस्ट कहाँ पर है। मैक्सिमम एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय विच इकोसिस्टम, अभी मैंने बताया आपको, इट्स ऑलवेज ओशन इकोसिस्टम, राइट। तो यहाँ पर देखिए आप, कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया इट्स द्रास वैली, ठीक है ना। विच प्लेस रिसीव्स द हाइस्ट रेनफॉल, तो ये वाली जगह जो है ना मौसिनराम, ठीक है, इसको आप ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, मौसिनराम भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आपने बुक्स में चिरापुंजी भी देखा होगा, वो भी एक प्लेस है, लेकिन ये दोनों जगहें जो है ना ये मेघालय में हैं। कहाँ पर, मेघालय में, मेघालय, राइट, मेघालय में दोनों जगह हैं, और ये मौसिनराम जो है ये सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, ये वाली जगह। हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया, दिस इज श्री गंगानगर, श्री गंगानगर ये राजस्थान में है। विच वायर इज द कोल्डेस्ट रिकॉर्डेड प्लेस ऑन अर्थ, दिस ईस्टर्न एंटार्क्टिक प्लेटियो, ठीक है ना, -94 डिग्रीज वहाँ पर टेम्परेचर देखा गया है। वायर इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ पीपल लिव, ठीक है, ओयमकुन ये वाली जगह है, ये रशिया में देखी गई है, ठीक है ना, ये जगह रशिया में पाई जाती है। और उसके बाद स्टैंडिंग स्टेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट अ गिवन टाइम, ठीक है, कि आपकी सॉइल में जो सॉइल है, जो जहाँ से प्लांट्स उगते हैं, ठीक है, तो इस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन अहम न्यूट्रिएंट है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, तो एक गिवन टाइम में
जब आप ये मेजर करोगे अमाउंट इन न्यूट्रिएंट्स का, तो दैट बिकम स्टैंडिंग स्टेट, रिमेंबर इट। देन देयर इज स्टैंडिंग क्रॉप। देखो ये इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन की क्योंकि ये थोड़ा ये है कंफ्यूजिंग टर्म है, स्टैंडिंग क्रॉप। अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर यानी बायोमास प्रेजेंट एट एवरी ट्रॉफिक लेवल, दैट्स कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ, ओशंस। लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन लैंड, टैगा। डेथ वैली इज़ फेमस फॉर, डेथ वैली जो है ना ये यूएसए में है, कैलिफोर्निया में। तो जो अभी मैंने आपको बताया ना अल अजीज़ या लीबिया जो हॉटेस्ट प्लेस है, उससे पहले इसी को माना जाता था हॉटेस्ट प्लेस। ठीक, तो आगे जाते हैं। सो दैट इज़ यहाँ तक ये एग्ज़ाम पॉइंट्स, फ्लैश पॉइंट्स जिनको मैं नाम देता हूँ। तो ये देखे आपने ये सारी चीज़ें, और ये सम MCQs। तो आई होप आपने इसको अच्छे से समझा भी, और ये भी आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि आपको क्या करना है, कौन से एरियाज़ पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस करना है। ठीक है।